फ्रेंड्स, मेरे चैनल एलएफडी हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 12 की सरयू पुस्तक का पाठ 13 गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा जो कि एक कहानी है और इस कहानी के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। आइए अब हम पढ़ते हैं गुल्ली डंडा कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की जीवनी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ। इनकी माता का नाम आनंदी देवी एवं पिता का नाम मुंशी अजायम राम था। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। पहले मुंशी प्रेमचंद नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। अंग्रेजी सरकार ने इनकी सोजे वतन नामक रचना पर प्रतिबंध लगा दिया था। सन 1936 में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। आइए अब हम पढ़ते हैं उनकी रचनाओं के विषय में। रचनाएं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद के नाटक। मुंशी प्रेमचंद के नाटक इस प्रकार से हैं। संग्राम, जिसका समय माना जाता है 1922 ईस्वी। करबला, जिसका समय माना जाता है 1928 ईस्वी। अब आते हैं उनके निबंध। निबंधों में है प्रेमचंद विविध प्रसंग, इसके 3 भाग हैं। अगला निबंध है प्रेमचंद कुछ विचार, साहित्य का उद्देश्य, कहानी कला के भी 3 भाग हैं। हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान। इसके बाद आते हैं उनके अनुवाद। मुंशी प्रेमचंद जी के अनुवाद इस प्रकार से हैं। टॉलस्टॉय की कहानियां तथा गाल्सवर्दी के 3 नाटक, साहित्य का उद्देश्य, चांदी की डिबिया और न्याय, इनका उन्होंने अनुवाद किया। इसके बाद आती है मुंशी प्रेमचंद की कहानियां। उनकी कहानियां इस प्रकार से हैं। सोजे वतन, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर भाग 1 व 2 तथा कफन। इसके बाद आती हैं उनकी पत्रिकाएं। मुंशी प्रेमचंद की पत्रिकाएं हैं माधुरी, मर्यादा, हंस तथा जागरण। अब आते हैं उनके उपन्यास। उपन्यासों में है वरदान। उनका वरदान उपन्यास अनुदित है। इसके बाद प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान तथा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उपन्यास उनका अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं गुल्ली डंडा कहानी। हमारे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूं तो जी लोटपोट हो जाता है। लोटपोट का मतलब होता है मन प्रसन्न हो जाना। जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लॉन की जरूरत, ना कोर्ट की, ना नेट की, ना थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है। बिना हर फिटकरी का मतलब है बिना अधिक व्यय किए लाभ अच्छा प्राप्त होना। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाए जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मरते हो? ठीक है, गुल्ली डंडा से आंख फूट जाने का भय रहता है तो क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को वैशाखी से बदल बैठे।
ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टेनिया काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी, यह उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे देख से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूं कि पदाने में मस्त हूं। न नहाने की सुधि है न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी भी हो, उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते और उसे अपना गोइया बना लेते थे। गोइया का मतलब साथी से है। एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली। गला छुड़ाने से मतलब है मुक्त होना, जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है। लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा। अनुनय विनय का कोई असर न हुआ। अनुनय विनय से मतलब निवेदन से है। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बनके, पदने के बेर क्यों भागे जाते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं? हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। ना खाने जाऊं ना पीने जाऊं। हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखूं मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दांव दिया है, दांव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया। निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? तुमने दिया था तब मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने ना गया था। जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दांव ना दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक अदने से लड़के के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत ना की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख ना हुआ। पिताजी दुखी थे। ये बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी। यहाँ सब चीजें सस्ती थी
और मोहल्ले की स्त्रियों से घेराव सा हो गया था, लेकिन मारे खुशी के फूला ना समाता था। लड़कों से जीट उड़ा रहा था। वहां ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे घर कि आसमान से बातें करते हैं। वहां के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेहल हो जाए। जेहल यानी जेल। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की शक्ति है, जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे। उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे, तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंख किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित ना था। जहां खंडर था वहां पक्के मकान खड़े थे, जहां बरगद का पुराना पेड़ था वहां अब सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान ना होता तो मैं इसे पहचान भी ना सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बांह खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपटकर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहबी ठाठ में, रोब और अधिकार के आवरण में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चर्मकार? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर ही से पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में रहे? बहुत मजे में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइज हूँ। साइज का मतलब है घोड़ों की देखभाल करने वाला नौकर। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिये हो गए हैं। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें। तुम पदाना हम पदेंगे। तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वे आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेपना थी। इसीलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसीलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर एकांत में जाकर खेले। वह कौन देखने वाला बैठा होगा। मजे से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह ना था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था वही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना, गया झेंपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था।
नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जताया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद ना दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूँ, न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहां आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ लेते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल देते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुच्ची का मतलब होता है भूमि में बना गड्ढा, जहां गुल्ली रखी जाती है। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। ये वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही जाकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुम्बक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हुच का मतलब है खेल से बाहर हो जाना। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता, दोबारा टांड लगाता। गया वह सारी बेकायदगियां देख रहा था। बेकायदगियां का मतलब है अनियमित काम, पर कुछ ना बोलता था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आध घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष नहीं प्रकट किया। ना लगी होगी। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी ना हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हरज ही क्या है। मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गैला छुड़ा लूंगा। फिर कौन दांव देने आता है? गया ने विजय के उल्लास में कहा। लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट से लग गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुटलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसीलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर दिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पद आए, इसीलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा।
नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो। गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह दांव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पदा, पर 1 मिनट ही में अपना दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच हो गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं। खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान ना सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बात करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज ना थी। लड़कपन में जो बात थी, आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पढ़ने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था, गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई है। ताल ठोकना का मतलब है कुश्ती लड़ना। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब ना जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था, जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा क्रोध न आया, इसीलिए कि वह खेल ना रहा था, मुझे खेला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ। ये अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। साहचर्य का मतलब है साथ या मित्रता से। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, हम में कोई भेद ना था। ये पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। अब आते हैं इस कहानी के कठिन शब्दार्थ, जो आप मेरे वीडियो में से देखकर पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इस कहानी में कथानायक विलायती खेलों का सबसे बड़ा ऐप क्या मानते हैं? इसका उत्तर है क नंबर का महंगा होना। अगला प्रश्न है, कहानी में कथानायक और उसका मित्र गुल्ली डंडा खेलने कहाँ गए? इसका उत्तर है ग नंबर का भीमताल। अब आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, कहानी में लेखक जिस मित्र से मिला उसका नाम क्या है? इसका उत्तर है, कहानी में लेखक जिस मित्र से मिला उसका नाम गया है। अगला प्रश्न है, कहानी का नायक बड़ा होकर क्या बनता है? इसका उत्तर है, कहानी का नायक बड़ा होकर इंजीनियर बनता है। अंतिम प्रश्न है, कथानायक ने गया को गुल्ली डंडा मैच देखने के लिए कब का समय दिया था? इसका उत्तर है, कथानायक ने गुल्ली डंडा मैच देखने के लिए गया को शाम का समय दिया था। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मेरा ये आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।